नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मिक्स क्वेश्चंस लेकर आया हूं और आपको बता दें कि इस वीडियो में आज सबसे ज्यादा साइंस का क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो आप लोग घबराइएगा मत, क्वेश्चंस थोड़ा टफ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1862 को। बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1862 को। मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1862 को। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 11 जून 1866 को। ये सभी सीरियल वाला है, यानी कि आपको यहाँ पे मात्र 3 ध्यान रखना है। भारत का सबसे पुराना कलकत्ता हाईकोर्ट हुआ, दूसरे नंबर पर बंबई हाईकोर्ट हुआ और तीसरे पे मद्रास हाईकोर्ट हुआ, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, मद्रास को। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? यह है आपका नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1289 किलोमीटर। और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी कहा जाता है, क्योंकि यह भारत की सबसे लंबी नदी है। पर्वत शिखर सैडल कहां स्थित है? एक पर्वत शिखर है जिनका नाम है सैडल, ये कहां है? भारत में ही है। यह है अंडमान और निकोबार द्वीप में, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, सैडल पीक को इसे सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है और ये अंडमान द्वीप का उच्चतम बिंदु है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि अंडमान द्वीप का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो ध्यान रखिएगा सैडल पीक। और सैडल पीक एक राष्ट्रीय उद्यान भी है अंडमान द्वीप में। अच्छा, 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? 10 डिग्री चैनल ये कई बार 8 से 10 बार रिपीट हुआ होगा कई एग्जाम में ये क्वेश्चन। 10 डिग्री चैनल किस अलग करती है? तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री का चैनल। 8 डिग्री का चैनल किसको अलग करती है? लक्षद्वीप समूह को मालदीव से। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह से मिनकॉय को अलग करती है। सबसे ज्यादा ये 10 डिग्री वाला पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार को बीच में है। अगला प्रश्न, कौन सा महासागर आकार में लगभग गोलाकार है? गोल गोलाकार महासागर कौन दिखता है? देखिए ये है, इनका नाम है प्रशांत महासागर, ये गोलाकार है। तो देखिए प्रशांत महासागर आकार में लगभग गोलाकार है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? यही है प्रशांत महासागर। और पृथ्वी के कितने हिस्से में प्रशांत महासागर फैला हुआ है? 1/1/3, यानी कि 1/3। अगर 300 रुपया है तो 100 रुपया प्रशांत महासागर के बीच में है, यानी कि 3 भाग में 1 भाग सिर्फ प्रशांत महासागर ही है। समझ सकते हैं ये कितना बड़ा होगा। और बाकी के 2 हिस्से जो बचे हैं इसमें हम लोग रहते हैं, जहां पर कि जंगल ये सब भरा हुआ है। ओके। अच्छा, पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा कौन है? यानी कि गहरा जगह पृथ्वी का कौन है? यही है मरियाना खाई। और मरियाना खाई है कहां? यह है प्रशांत महासागर में। भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्या बोला है? राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च आपको ऑप्शन में ही नहीं दिया है, क्योंकि आप जानते हैं 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस मनाते हैं। मैंने पूछा है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी है, ऑप्शन नंबर डी। कई बार बता चुका हूं, भारत हर साल 13 फरवरी को किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर।
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ? 13 फरवरी 1879 को। यह चेन्नई में हुआ था इनका जन्म। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ध्यान रखना है, 8 मार्च को इंटरनेशनल और 13 फरवरी को नेशनल, यानी कि इंडिया में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? यानी कि किस राज्य में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन बिछाई गई है, मतलब फैला हुआ है? राजस्थान मत सोचना है, ये क्षेत्रफल में भले ही है लेकिन यहाँ पे ज्यादा रेलवे नेटवर्क नहीं है। सही जवाब है उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनसंख्या जहां पे ज्यादा रहती है उसी तरफ जो है रेलवे का लाइन ज्यादा बिछाया जाता है। यात्रा तो वही लोग ना करेगा, तो इसलिए ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो है उत्तर प्रदेश में है। भले ही राजस्थान क्षेत्रफल में बड़ा है लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेलवे बिछाई गई है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। यूएनओ का कौन सा संस्थान विश्व संसद के रूप में जाना जाता है? भारत में है ना संसद, 2 संसद है, एक है लोकसभा और है दूसरा राज्यसभा। उसी तरह विश्व संसद के रूप में किसे जाना जाता है? विश्व संसद महासभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में 2 संसद है, एक का क्या नाम है लोकसभा, दूसरा का क्या नाम है राज्यसभा। और इन दोनों में अंतर क्या है? उच्च सदन किसे कहते हैं, यानी कि ऊंचा वाला ये होगा आपका राज्यसभा और निम्न वाला लोकसभा। राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं हो सकता है, लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है, ठीक ना। और विश्व संसद महासभा को कहा जाता है। महासभा को इंग्लिश में जनरल असेंबली कहते हैं और ये संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि संस्थान है। और महासभा जो है यानी कि जनरल असेंबली, ये सवालों पर निर्णय लेती है, जैसे कि शांति और सुरक्षा पर, ये जो है सवाल पर जो है निर्णय लेती है, ये महत्वपूर्ण सवाल पर। और वैश्विक संसद भवन के रूप में जाना जाता है महासभा को। यूएनओ का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान है? किस स्टेट में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है? सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ध्यान रहे, अगर यहाँ पे क्या कहते हैं अंडमान और निकोबार रहता ऑप्शन में तब उसको भी आप कर सकते थे, लेकिन वो तो यहाँ पे प्रश्न में ही दिया गया है ना कि राज्य, किस राज्य में अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान है, तब आपका क्या जवाब है? मध्य प्रदेश। तो देखिए, भारत में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर यानी कि मध्य प्रदेश में 6 बाघ अभ्यारण्य जिसे टाइगर रिजर्व कहते हैं, 9 राष्ट्रीय उद्यान और 25 वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और अंडमान और निकोबार में भी सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, यहां पर भी 9 राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में भी 9 राष्ट्रीय उद्यान है और अंडमान और निकोबार में भी 9 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर यहाँ पे आपसे इस तरह से पूछता कि कहां पे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, तब आपको ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं रहता, तब आप अंडमान और निकोबार भी कर सकते थे, लेकिन प्रश्न में ही कहा गया है राज्य। और अंडमान और निकोबार क्या है? ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। भारत में कुल कितना वन्य जीव अभ्यारण्य है? 551। और राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कितना है? 104। ये जनवरी 2021 तक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, हो सकता है बाद में बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रीढ़ की हड्डी किससे बना होता है? रीढ़ की हड्डी आप देख सकते हैं, ये वाला लाल वाला जो भाग है ये किस चीज का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका ऊतक से रीढ़ की हड्डी बना होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वायु श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? बहुत आसान है, अब साइंस का सीरीज चालू हो चुका है। वायु श्वसन जो है किसकी उपस्थिति में होता है? तो देखिए, श्वसन में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ना, तो ऑक्सीजन ही सही जवाब हो जाएगा। वायु श्वसन
ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑप्शन बी। अच्छा, ऑक्सीजन का रासायनिक नाम क्या है? बहुत आसान है, O2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से गैस्ट्रीन ग्रंथि नहीं है। इनके अलावा थायराइड, अग्नाशय, यकृत, ये सभी जो है ग्रंथियां हैं, लेकिन गैस्ट्रीन जो है ग्रंथि नहीं है। अच्छा, गैस्ट्रीन जब ग्रंथि नहीं है तो ये क्या है? तो गैस्ट्रीन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो गैस्ट्रिक अम्ल के स्राव में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, अमरूद का वानस्पतिक नाम क्या है? यानी अमरूद का रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? अमरूद का इंग्लिश में क्या होता है? गावा। और इसका वानस्पतिक नाम सोडियम ग्वाइवा है। देखिए इंग्लिश से मिलता हुआ है, गावा मीन्स होता है ना अमरूद, तो ये मिलता हुआ है ना सीडियम ग्वाइवा, ठीक ना। इनके अलावा शिमला मिर्च के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। शिमला मिर्च का रासायनिक नाम कैप्सिकम अन्नुम है। अदरक का क्या पूछा जाएगा? तो अदरक के बारे में आपको बताना है जिंगिबर ऑफिसिनल, ये आपका रासायनिक नाम है। अमरूद का सोडियम ग्वाइवा है। और टमाटर का पूछा जाता है लाइकोपर्सिकन एस्कुलेटम है टमाटर का रासायनिक नाम। अगला है, साहीवाल किस नस्ल का है? साहीवाल किस नस्ल का है? यह है गाय का नस्ल है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए साहीवाल गाय से संबंधित एक नस्ल है। और साहीवाल नाम की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो साहीवाल नाम की उत्पत्ति पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के एक जिला है जिसका नाम है साहीवाल, यहीं से हुई है। और ये साहीवाल गाय जो है पाकिस्तान में साहीवाल, भारत में पंजाब के फिरोजपुर और अमृतसर में पाया जाता है। और साथ ही राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में पाया जाता है। कौन फूल का एक नर हिस्सा है? नर मतलब क्या होता है? नर मतलब मेल यानी कि पुरुष, मादा मतलब महिला यानी कि फीमेल। तो यहां पे मैंने आपसे पूछा है कि फूल का मेल पार्ट कौन है? तो यह है आपका पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए पुंकेसर से क्या निकलता है? पराग निकलता है। और पराग एक पाउडर है जो पराग कणों से उत्पन्न होता है और इसमें बीज, पौधे के शुक्राणु कोशिकाएं होती है। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन? परागकोश और ठंडल। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। इनके अलावा मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है? ये परमाणु द्रव्यमान इसका 24 हो जाएगा। सोडियम का कितना है? 22.98। सल्फर का पूछा जाता है तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है और कैल्शियम का 40। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक के बाहरी चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक होती है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज, फिजिकल रूप से चेंज होने वाले को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और इसका उदाहरण यहाँ पे पानी से बर्फ बनना है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज क्या होता है, तो देखिए भौतिक परिवर्तन मतलब वह परिवर्तन जो पहले वाला अवस्था में पुनः परिवर्तन हो जाए। मतलब समझ रहे हैं बात को? जैसे कि पानी से बर्फ बना दिए, पानी से बर्फ बना दिए तो यह क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। अब क्या बोला है कि पहले वाला अवस्था में पुनः परिवर्तन हो जाए। अगर पानी को हम बर्फ बना देंगे
तो क्या फिर हम बर्फ को फिर से पानी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जो पहले वाला अवस्था में फिर से परिवर्तित नहीं हो पाए, जैसे कि फल का पकना। अगर फल पक गया तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। क्यों? अगर फल जब पक गया है तो क्या हम पका हुआ फल को फिर से कच्चा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। भले ही कच्चा फल को हम केमिकल के माध्यम से इसे जल्दी पका देंगे, लेकिन पका हुआ फल को हम फिर से कच्चा नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न, ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ऑक्सैलिक अम्ल का मुख्य उपयोग सफाई और जंग को हटाने में होता है। आप देखते होंगे घर में हमारी बहन मम्मी जो है कपड़ा को साफ करने में थोड़ा कभी कभी टमाटर का इस्तेमाल कर लेती है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सैलिक अम्ल होता है और ऑक्सैलिक अम्ल जो है सफाई और जंग को हटाने में किया जाता है। ओके। और इनके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल किसमें पाया जाता है, जैसे कि साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू, संतरा, खट्टे वाला फल में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। सिरका कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सेब, खुबानी, ब्लूबेरी, चेरी में। और फार्मिक अम्ल जो है चींटियों और डंक मारने वाली मधुमक्खियों में होती है। देखिए एक ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, फार्मिक अम्ल चींटी में कैसे पाया जाता है। अगर चींटी हम लोग को काटती है तो चींटी देखिए क्या करेगी? फरफरा के उड़ जाएगी, अपनी पंख के माध्यम से फरफरा के उड़ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा फार्मिक अम्ल चींटियों और डंक मारने वाली मधुमक्खियों में होती है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? अंगूर, केला, इमली में। और लैक्टिक अम्ल से आपको याद आया होगा कि दूध की मात्रा को हम कैसे मापते हैं? दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से। और लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल, वैसे आपको पता होगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी का मुख्य सोर्स क्या है? आंवला, खट्टा फल, ये सब है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, खट्टा में मिलता है। अगला प्रश्न, एसोटीन का रासायनिक सूत्र क्या है? एसोटीन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? राइट आंसर CH3 2CO एसोटीन का फॉर्मूला होता है, ऑप्शन सी। तो देखिए एसोटीन एक कार्बनिक यौगिक है और इसे प्रोपेनोन भी कहा जाता है और यह एक ज्वलनशील, वाष्पशील और रंगहीन द्रव होता है। अगला प्रश्न है, बल की SI इकाई क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? पता है कि ये आसान है लेकिन आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। बल की SI यूनिट न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इनके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है बल, वजन, ये आपका हो गया न्यूटन। और विद्युत चालन का SI यूनिट क्या है? सीमेंस, और इसे ऐसे समझते हैं। चुंबकीय प्रवाह का SI यूनिट क्या है? वेबर, इसे डब्ल्यू भी कहा जाता है। ऊर्जा, कार्य और हीट का SI यूनिट क्या है? जूल। क्षमता का SI यूनिट क्या है? फैराड, जिसे एफ कहा जाता है। और विद्युत क्षमता जिसे वोल्टेज कहते हैं, इसका SI यूनिट क्या है? वोल्ट, और वोल्ट को भी कहा जाता है। रेडियोधर्मिता का SI यूनिट क्या है? बेक्वेरेल, और BQ इसका शॉर्ट नेम है। किस धातु का सबसे अधिक गलनांक होता है? ध्यान रहे अधिक, किस धातु का सबसे अधिक गलनांक होता है? विच मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? राइट आंसर यहाँ पे सबसे ज्यादा गलनांक टंगस्टन का होता है। और आप लोग जानते होंगे कि बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये किस चीज का बना होता है? यही टंगस्टन के कारण बना होता है, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज आने पे ये टंगस्टन ही जल जाता है, तो झंझट ही खत्म हो जाएगा आगे का। तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक गलनांक टंगस्टन का होता है। ये तो सबसे अधिक हुआ। सबसे कम गलनांक किसका होता है? सबसे कम गलनांक ये होता है आपका हीलियम का। ओके, हीलियम का।
अगला प्रश्न है, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। कहने का मतलब स्पष्ट रूप से न्यूनतम दूरी क्या है जो आप देख सकते हैं आसानी से, आपको कोई समस्या नहीं होगी, उतना दूर आप जहां तक देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम आपको धुंधला थोड़ा सा भी नहीं दिखे, वो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, कितना लोग बहुत ज्यादा मीटर में कर देते हैं, बहुत हो जाएगा मीटर और सेंटीमीटर आपका थोड़ा होगा। 25 सेंटीमीटर तक आप लोग जो है एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये एक एवरेज है, हो सकता है किसी का आंख बहुत तेज हो तो वो थोड़ा ज्यादा देख सकता है, लेकिन एवरेज 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बॉल पेन, ये जो लिखने वाला कलम होता है हम लोगों का, जिस तरह से ये तो इलेक्ट्रिक वाला पेन है अभी जो हम लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग जो कॉपी पे यूज करते हैं उसी को कहते हैं बॉल पेन। बॉल पेन जो है किसके सिद्धांत पर काम करता है। बॉल पेन मतलब कलम लिखने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। केशिकत्व और पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी, केशिकत्व और पृष्ठ तनाव का सिद्धांत है क्या। तो देखिए इस सिद्धांत में पेन की नोक पर एक छोटी सी गेंद लगी रहती है। आप देखे होंगे कि आप जो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, पेन का गेंद जो है निकल गई है, वो आप लोग यूज नहीं करते हैं, तो वही जो है इस सिद्धांत में पेन की नोक पर एक छोटी सी गेंद लगी होती है। जैसे ही पेन कागज पर चलता है, गेंद स्याही की कार्टेज से स्याही लेती है और कागज पर छोड़ देती है, जिसके माध्यम से हम लोग को दिखाई पड़ता है कि हमने कुछ कॉपी पे लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, बॉल पेन केशिकत्व और पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करती है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब I बराबर क्यू बत्ते टी होता है। I का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा, और Q का मतलब क्या होता है, विद्युत आवेश, और T से टाइम मतलब समय। यहाँ पे कहने का मतलब विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश बटे समय। अगला प्रश्न है, छोटा विद्युत प्रवाह मापने का यंत्र का क्या नाम है। छोटा विद्युत प्रवाह को हम लोग जो मापते हैं किस यंत्र की मदद से मापते हैं, उनका नाम है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए गैल्वेनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ से बहने वाले छोटे विद्युत प्रवाह को मापने और पता लगाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे देखे होंगे आप रक्तदाब मापी, ये रक्तदाब मापी क्या है, ये भी एक उपकरण है जो कि रक्तचाप को मापता है, मुख्य रूप से धमनियों को, मतलब ब्लड प्रेशर जो हम लोग माप करते हैं हमारा डॉक्टर या फिर कहीं भी मेडिकल पर, तो यही रक्तदाब मापी के माध्यम से करता है। पवन वेग मापक क्या है, तो इसका उपयोग करके हवा की दिशा और गति को मापा जाता है। जैसे कि बताता है ना कि तूफान इतने किलोमीटर की रफ्तार से आ रही है, तो यही इसी का अंदाजा से बताया जा सकता है पवन वेग मापक के माध्यम से। आर्द्रता मापी क्या है, तो ये वायुमंडल में जल वाष्प या आर्द्रता की मात्रा को एक आर्द्रता मापी के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडल में जल वाष्प और आर्द्रता की मात्रा को, किसके माध्यम से, आर्द्रता मापी को। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 25 क्वेश्चंस मैंने आपको कराया और एक प्रश्न आपके लिए बहुत बेसिक सा है, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे बसा है। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। और आप लोग डिस्कशन करने के लिए आप डेली स्टडी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा डेली स्टडी। और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। और बिहार पुलिस का प्लेलिस्ट यहाँ पे है और यहाँ पे आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और तब तक आज आपको मैं कहता हूं कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कुछ नहीं करना तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।